गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं यूडिटेरिया के द्वारा जो है बिल्कुल न्यू जो है वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है बीपीएससी एईडीओ के लिए, और इसको जो है हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें 12 सेट दिया हुआ है, तो आइए इसको देखते हैं। इसमें से जो है आपको सामान्य अध्ययन का 5 सेट दिया हुआ है और सामान्य योग्यता का 5 सेट और सामान्य भाषा का जो है 2 सेट दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी विषय सूची को देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने सामान्य अध्ययन के लिए जो प्रश्न लिया हुआ है, राजभाषा से 10 प्रश्न लिया हुआ है, इतिहास से 20 प्रश्न और विज्ञान से 20 प्रश्न, भूगोल से 10 प्रश्न और अर्थशास्त्र से जो है 8 प्रश्न, बिहार विशेष से 12 प्रश्न और करंट अफेयर से जो है 20 प्रश्न इन्होंने लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यही जो है आकलन मानते हुए आप जो है अपने सामान्य अध्ययन का ऐसे ही जो है आप तैयारी करेंगे। तो आइए आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे आपको सेट नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे सामान्य अध्ययन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और पीडीएफ के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा कि आपको जो है वीडियो मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पर्वत शिखर है और एक तरफ पर्वत श्रेणी क्षेत्र है। नोक रेक गारो पहाड़ियाँ में है, तो नोक रेक जो है गारो पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है नोक रेक, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है सारामती। सारामती जो है नागा पहाड़ियाँ का जो है सबसे ऊंची चोटी है सारामती, तो ये भी सही है। सैंडल पिक दिया है लक्षद्वीप में, तो सैंडल पिक लक्षद्वीप में नहीं है, उत्तरी अंडमान द्वीप पे है, तो उत्तरी अंडमान द्वीप पे है और ये उत्तरी अंडमान द्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। तो पहला और दूसरा सही है, यानी केवल 2 युग में जो है इसका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों और उसके कारण पर विचार करें। पहला कथन दिया है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दोपहर के बाद अक्सर संवहनीय वर्षा होता है, तो बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दोपहर के बाद अक्सर संवहनीय वर्षा होता है। कारण दिया है, अत्यधिक तापमान के कारण हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊंचाई पर ठंडी होकर संघनित हो जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी दोनों कथन जो है सही है, तो यानी पहला ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भूमध्य रेखीय यानी विषुवत रेखा पे जो है लगभग प्रतिदिन दोपहर के बाद भारी वर्षा होता है और इसे अक्सर 4 बजे वाली वर्षा कहा जाता है। यह साल भर तापमान और आर्द्रता अधिक रहता है, जिससे जो है संवहनीय वर्षा के लिए आदर्श परिस्थितियाँ बनती है। दिन के समय सूर्य की तीव्र किरण से पृथ्वी की सतह अत्यधिक गर्म हो जाती है। इससे संपर्क में आने वाली हवा गर्म और हल्की होकर संवहनीय धाराओं के रूप में तेज़ी से ऊपर उठती है। ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होने के कारण यह हवा ठंडी होकर संतृप्त हो जाती है और सघन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे कपासी वर्षा मेघ बनते हैं। कपासी वर्षा मेघ बनते हैं और वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, विश्व भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इथोपिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। इरिट्रिया भी है, सोमालिया भी है, दक्षिणी सूडान दिया है, तो दक्षिणी सूडान जो है आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीकी हिस्सा नहीं है। ये दक्षिणी सूडान जो है आपको एक भू आबद्ध देश है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है, भू आबद्ध देश है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर दक्षिणी सूडान हो जाएगा, यानी केवल 3 जो है नहीं है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका को याद करने का एक ट्रिक होता है सीड। ठीक है, तो सीड से जो है आप याद रख सकते हैं इसको, सीड से। जैसे एस से हो गया आपको सोमालिया, ई से हो गया आपको इथोपिया, और ई से हो गया आपको इरिट्रिया, और डी से हो गया जिब्रूती। ठीक है, डी से क्या हो गया तो जिब्रूती।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर, सूची को मिलान करना है। एक तरफ जल संधि दिया हुआ है, एक तरफ जोड़ने वाले जल निकाय दिया हुआ है। तो जिब्राल्टर जो है आपको भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो ये हो जाएगा दूसरा का, ये पहला का दूसरा हो जाएगा। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मलक्का दिया हुआ है, तो मलक्का जो है आपको अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है मलक्का। और हारमुज दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, हारमुज जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी हो जाएगा। और सुंडा दिया हुआ, तो सुंडा जो है जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। सुंडा जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन के हिसाब से ये ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है आपको दिया हुआ है, ठीक है। कथन वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है इसको जूम करने में थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब महसूस होगा। पहले 5वां का प्रश्न है, जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जेट स्ट्रीम के संदर्भ में आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है, जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, तो ये गलत दिया है, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों में पाई जाती है जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो सही उत्तर बताना है, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा है, केवल कुछ चक्रवात ही जेट स्ट्रीम द्वारा संचालित होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, केवल कुछ चक्रवात ही जेट स्ट्रीम द्वारा संचालित होते हैं। तीसरा है, जेट स्ट्रीम की गति गर्मियों की तुलना में सर्दियों में दोगुनी हो जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। गर्मियों की तुलना में जो है जेट स्ट्रीम की गति जो है दोगुनी हो जाती है सर्दियों में, याद रखिएगा। तो इसका पहला गलत है, तो इसका ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3 सही है इसमें। और इसके बारे में, जेट स्ट्रीम के बारे में याद रखिएगा कि चक्रवात के विकास में जेट स्ट्रीम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विशेष रूप से शीतोष्ण चक्रवात जेट स्ट्रीम के ऊपर वायुमंडल विसरण के कारण जो है संचालित होते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए जो स्थिति अलग हो सकती है। केवल समशीतोष्ण चक्रवात ही जेट स्ट्रीम द्वारा संचालित होती है, तो ध्यान रखिएगा, केवल समशीतोष्ण चक्रवात ही जेट स्ट्रीम द्वारा संचालित होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जेट स्ट्रीम पर निर्भर नहीं होती है। सर्दियों में ध्रुवों और भूमध्य रेखा के बीच तापमान का अंतर बहुत अधिक हो जाता है, जिससे जेट स्ट्रीम की गति गर्मियों में की तुलना में लगभग दोगुनी हो जाती है सर्दियों में। इनकी औसत गति होती है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोरियोलिस बल का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? कोरियोलिस बल का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? और यूडिटेरिया के तीनों सेट में, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा सेट है, तो तीसरा सेट में भी ये प्रश्न दे दिया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, तो याद रखिएगा। तो सत्य नहीं पूछा है, तो आइए देखते हैं। यह पृथ्वी के अक्ष के चारों ओर घूर्णन का परिणाम है, तो बिल्कुल सही है। यह ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर शून्य होती है, तो ये ध्रुवों पर अधिकतम होती है और भूमध्य रेखा पे क्या होती है, तो शून्य होती है, ये भी बिल्कुल सही है। यह पवन की दिशा को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करती है, तो बाईं ओर विक्षेपित नहीं करती है, दाईं ओर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित करती है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है बाईं ओर विक्षेपित करती है, तो इतना याद रखिएगा। उसके बाद दिया है, यह दाब प्रवणता बल के लंबवत कार्य करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसमें जो है असत्य कौन है, तो सी असत्य है, तो सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी जो है सब सही है और सी जो है हमारा असत्य है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। निम्नलिखित मृदा के प्रकारों को उनके क्षेत्रीय विस्तार या क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। पहला दिया है जलोढ़ मृदा, ठीक है। उसके बाद काली मृदा, लाल और पीला मृदा, लेटराइट मृदा। तो पहला क्या हो जाएगा, तो जलोढ़ मृदा हो जाएगा। अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा, ठीक है, तो जलोढ़ मृदा हो जाएगा। उसके बाद जो है तीसरा हो जाएगा लाल और पीला मृदा हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका काली मृदा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है लेटराइट मृदा हो जाएगा, ठीक है। यानी घटते क्रम में आपको यही सही हो जाएगा।
ठीक है। जलोढ़ मृदा, लाल और पीला मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा। जलोढ़ मृदा सबसे अधिक क्षेत्रफल कवर करती है, इसके बाद जो है लाल, फिर काली और अंत में लेटराइट। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर। भू आकृति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो भू आकृति के संदर्भ में आपको बताना है और कितने सही सम्मिलित हैं वो बताना है। ठीक है, कितने सही सम्मिलित है। तो दिया है सार्क हिमनाद, तो ये बिल्कुल सही है। सार्क जो है हिमनाद है और पर्वतीय ढालों पर बनाया गया एक गहरा, लंबा और चौड़ा गर्त या कठोर के आकार का अपरदनात्मक स्थल रूप है। उसके बाद दिया है बरखान पवन। तो बरखान पवन जो है ये भी सही है। बरखान क्या है? तो एक पवन है। रेगिस्तानी क्षेत्र में पवन द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार बालू की टीला जिसकी भुजाएं हवा की दिशा में निकली होती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। उसके बाद एस्टेक दिया हुआ है। तो एस्टेक जो है समुद्री तरंगों का अपर्दन से बनी एक खड़ी स्तंभ जैसी आकृति है जो तट के पास समुद्र में दिखाई देती है। तो ये भी सही है। घोलरंध्र, तो घोलरंध्र एक भूजल है। ठीक है, और ये चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में भूजल की घुलने की क्रिया द्वारा जो है निर्मित एक गड्ढा या छिद्र होता है। तो इसमें चारों युग में जो है क्या है? सही है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित परतों को केंद्र से बाहर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सूर्य की संरचना के संदर्भ में तो प्रकाश मंडल दिया है, क्रोड और वर्णमंडल दिया है और कोरोना दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा क्रोड। ठीक है, क्रोड सूर्य के सबसे आंतरिक भाग है जहाँ नाभिक के संलयन होता है। सबसे आंतरिक भाग क्या है? तो क्रोड है। उसके बाद आपका हो जाएगा प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल जो है सूर्य की वह दृश्य सतह है जिसे हम देखते हैं, प्रकाश मंडल। उसके बाद जो है आपका हो जाएगा वर्णमंडल। वर्णमंडल प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर की परत है जो लाल रंग की दिखाई देता है। उसके बाद कोरोना दिया हुआ है। तो कोरोना सूर्य की वायुमंडल की सबसे बाहरी और अत्यंत गर्म परत है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से 9 का हो जाएगा 1, यानी 2 1 3 4। नेक्स्ट आइए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10वां क्वेश्चन दिया है भारत में कोयला संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कोयला संसाधनों के संदर्भ में पूछा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया है आपका, भारत में पाए जाने वाले कोयला का अधिकांश वास गोंडवान काल का है जिसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जिसमें गोंडवान काल के कोयला में जो है सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है और यह उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है टर्शियर कोयला मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो टर्शियर कोयला जो है मुख्य रूप से मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन दिया है भारत के कुल कोयला उत्पादन में लिग्नाइट कोयले का योगदान सर्वाधिक है। ठीक है, तो लिग्नाइट कोयला नहीं हो जाएगा। किसका सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा बिटुमिन्स प्रकार का कोयला जो है, अधिकांश कोयला भारत में मिलता है बिटुमिन्स प्रकार का कोयला। तो इसमें पहला और दूसरा क्या है? सही है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो पहला और दूसरा यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर। निम्नलिखित अभिकथनों और उसके कारणों पर विचार कीजिए। कथन है हीरे का अत्यधिक चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। कारण आर है हीरे का क्रांतिक कोण बहुत अधिक होता है जिससे प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, तो 11 का जो है ये सही है, लेकिन आर जो है आपका गलत है। ध्यान रखिएगा, हीरे की चमक का मुख्य कारण जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन याद रखिएगा। और हीरे का क्रांतिक कोण बहुत कम होता है, लगभग आपको होता है 24.4 डिग्री होता है। ठीक है, बहुत कम होता है, न कि अत्यधिक दिया है। क्रांतिक कोण कम होने के कारण प्रकाश की किरणें इसके अंदर आसानी से फंस जाती है और बार बार परिवर्तित होकर बाहर निकलती है जिससे यह अत्यधिक चमकता है। तो
इसका हो जाएगा ए सही है और आर गलत है, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर। यदि एक अवशोषित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा और उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहला ऑप्शन दिया है वृत्तकार पथ, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका गलत है। उसके बाद जो है परवलयाकार पथ गतिज ऊर्जा में स्थिर रहेगा, ये भी गलत है। वृत्ताकार पथ गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगा, तो वृत्ताकार पथ गतिज ऊर्जा जो है क्या रहेगा, तो स्थिर रहेगा, यही सही है। सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रॉपी की अवधारणा की परिभाषित करता है? ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रॉपी की अवधारणा की परिभाषित करता है? तो इसका द्वितीय नियम हो जाएगा। ठीक है, और ऊष्मा का द्वितीय नियम है एंट्रॉपी की अवधारणा की परिभाषित करता है, और यह नियम बताता है कि एक प्राकृतिक स्वतः स्फूर्ति प्रक्रिया में एक पृथक प्रणाली की कुल एंट्री हमेशा बढ़ती है और यह ऊर्जा की गुणवत्ता में गिरावट को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक के विखंडन के बारे में क्या असत्य है? तो असत्य बताना है, क्या असत्य है। तो इसका दूसरा जो है ऑप्शन असत्य है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सत्य है, तो इसको देखते हैं। इसमें भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटता है। इसमें भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटता है। तीसरा है इसमें द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसमें द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो आपका जो है दूसरा आंसर हो जाएगा, केवल बी जो है इसमें गलत है। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। इसको भी सम्मिलित करना है। एक तरफ सिद्धांत दिया हुआ, एक तरफ जो है एक तरफ वैज्ञानिक का आपका नाम दिया हुआ है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है ये आपको दिए थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। उसके बाद अनिश्चितता का सिद्धांत जो है हाइजेनबर्ग ने दिया था, हाइजेनबर्ग ने। उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन का सिद्धांत कौन दिया था? तो मैक्स प्लैंक दिए थे। तरंग यांत्रिकी का सिद्धांत कौन दिया था? तो इरविन श्रोडिंगर दिए थे तरंग यांत्रिकी का सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आइए इसका हम लोग कूट देख लेते हैं। तो कूट आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन जो है, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। एक तनी हुई डोरी में यदि तनाव को 4 गुना कर दिया जाए तो तरंग का वेग क्या होगा, बताना है। तो 2 गुना हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, एक तनी हुई डोर में यदि तनाव को 4 गुना कर दिया जाए तो तरंग का वेग कितना गुना बढ़ जाता है? तो 2 गुना बढ़ जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है। जी के मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है विचार करें। जी के मान के संबंध में है, पहला आपका दिया हुआ है, इसमें जो है सत्य कथन को बताना है। पहला है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद भूमध्य रेखा पर जी का मान ध्रुवों की तुलना में अधिक होता है, तो ये गलत है। ठीक है, भूमध्य रेखा पे जो है जी का मान आपको दिया है कि ध्रुवों की तुलना में अधिक होता है, कम होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। तो पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, बिल्कुल सही है। यानी 1 और 3 सही है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं। 2 लेंस जिनकी शक्ति 12D और -2D है, एक साथ रखे गए हैं, संयुक्त फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी इसका बताना है 18 का, तो इसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। एक तरफ पदार्थ दिया है, एक तरफ उसका उपयोग दिया है। ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग जो है
कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग जो है आपको फोटोक्रोमेटिक कांच के लिए किया जाता है, फोटोक्रोमेटिक कांच के लिए। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग जो है दर्पण का रजतन के लिए किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग दर्पण का रजतन के लिए किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। तो 2, 3, 1, 4, तो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन ए में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है? पिंजरे जैसी किसकी संरचना होती है? तो फ्लोरीन की, ठीक है, फ्लोरीन की जो है संरचना पिंजरे जैसी होती है, तो फ्लोरीन आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन केवल 3 ही सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 21 नंबर, निम्नलिखित अभिकथन को कारण और पर विचार करना है। कथन ए दिया है, ग्राफीन वर्तमान में ज्ञात सबसे पतला लेकिन सबसे मजबूत पदार्थ है जो तांबे की तुलना में विद्युत का बेहतर सुचालक है, ठीक है। तो ग्राफीन वास्तव में जो है वर्तमान में ज्ञात सबसे पतला परमाणु और सबसे मजबूत पदार्थ है और तांबे की तुलना में बहुत बेहतर सुचालक है, ठीक है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है, ये सही है। आइए इसका कारण देखते हैं। तो कारण दिया हुआ है, ग्राफीन की संरचना में कार्बन परमाणु sp3 संकरण प्रदर्शित करते हैं और एक द्विविमीय षटकोणीय जाली बनाते हैं जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए उपलब्ध होते हैं। तो ये जो है ये भी सही है और उसका व्याख्या भी कर रहा है, तो ये सही है, ठीक है। तो 21 का सॉरी 1 मिनट, 21 का जो है आपका ए सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है, ठीक है। आर ध्यान रखिएगा, आर क्या है, तो ए जो है आपका गलत है, ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलाना है। एक तरफ जो है उत्कृष्ट गैस दिया हुआ है और एक तरफ जो है उसका उपयोग दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग मिलाते हैं पहले। तो आर्गन दिया हुआ है, आर्गन, तो आर्गन आपका जो है क्या है, तो ये टंगस्टन तंतु का दीर्घकालिक के लिए होता है आर्गन, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद जो है नियॉन दिया हुआ है, तो नियॉन जो है आपका विज्ञापन प्रदर्शन के लिए रोशनी होता है, ये आपका हो जाएगा। क्रिप्टॉन दिया है, तो क्रिप्टॉन जो है आपको हवाई पतन पर अवतरण रोशनी और प्रकाश स्तंभ में होता है। और जीनोन फोटोग्राफर की फ्लैश गन में रोशनी के लिए किया जाता है, ठीक है, जीनोन का उपयोग। तो ऑप्शन के हिसाब से आइए ऑप्शन इसका देखते हैं, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, तो 4, 1, 2, 3 आपका एक ही ऑप्शन है, डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड्डियों को अंधेरे में चमकने का मुख्य कारण क्या है? हड्डियों के अंधेरे में चमकने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वायु के संपर्क में सफ़ेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन, ध्यान रखेंगे, वायु के संपर्क में सफ़ेद फास्फोरस का जो है धीमी गति में दहन के कारण जो है हड्डियाँ जो है अंधेरे में चमकती है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिकथन और उसके कारण पर विचार कीजिए। कथन दिया है, अम्रबेल जैसे परजीवी एंजियोस्पर्म में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और वे अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से हस्टोरिया पर निर्भर होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कारण दिया है, अम्रबेल एक पूर्ण स्तंभ पराजीवी है जो पोषक पौधों के फ्लोएम और जाइलम दोनों के साथ संबंध स्थापित करके पोषण प्राप्त करते हैं, तो ये भी सही है और उसको परिभाषित भी कर रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से आइए देखते हैं, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, पौधों की जड़ों के रूपांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना। पौधों की जड़ों के रूपांतरण के संबंध में जो है विचार करना है और कथन सही कौन है उसको बताना है। पहला दिया है, शकरकंद एक रूपांतरित मूसल जड़ है जो भोजन संचय के लिए फूल जाती है। ठीक है, तो ये जो है आपको गलत है। शकरकंद एक रूपांतरित अपस्थानिक जड़ है, न कि मूसल है। ठीक है, कौन सा जड़ है तो अपस्थानिक जड़ है, मूसल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, कुंभी रूपी जड़ें जैसे शलजम में आधार भाग बहुत मोटा होता है और निचला भाग अचानक पतला हो जाता है। ठीक है, तो ये सही है आपका, दूसरा सही है। तीसरा है, प्रत्यारोपण के दौरान अधिकांश पौधे इसलिए मर जाते हैं क्योंकि मिट्टी के बदलते परिवेश में उनके मूल रोम नष्ट हो जाते हैं जिससे जल अवशोषण बाधित होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो दूसरा और तीसरा सही है। तो आइए आंसर देख लेते हैं। तो दूसरा और तीसरा बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, एक तरफ आपको यौगिक हार्मोन दिया हुआ है, एक तरफ जो है विशिष्ट गुण और कार्य दिया हुआ है। तो एलिसिन का विशिष्ट गुण और कार्य क्या है, तो एलिसिन जो है आपको लहसुन में प्रयोग किया जाता है। तो लहसुन वाला कहाँ है, तो ये लहसुन में पाए जाने वाले सल्फर युक्त यौगिक होता है। उसके बाद लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल जो है पेशियों में, तो पेशियों में अवयव श्वसन की को जो है उपोत्पाद होता है। और ऑक्सीटोसिन क्या है, तो चिकनी पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन चिकनी पेशियों को संकुचन को जो है प्रेरित करता है। थायरोक्सिन दिया हुआ है, तो थायरोक्सिन आपका जो है अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर है। थायरोक्सिन अंतःस्रावी तंत्र का क्या है, तो पेसमेकर है। तो ऑप्शन के हिसाब से ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वाइन फ्लू और हेपेटाइटिस बी के बीच भिन्नता को स्पष्ट करते हैं। तो पहला दिया हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से रक्त आधान और टैटू बनवाने जैसे असुरक्षित शारीरिक संपर्क से फैलता है, जबकि स्वाइन फ्लू श्वसन बूंदों से फैलता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया है दूसरा, हेपेटाइटिस बी एक डीएनए वायरस के कारण होता है, जबकि स्वाइन फ्लू एक आरएनए वायरस के कारण होता है। तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर का कारण बन सकता है, जबकि स्वाइन फ्लू मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये भी सही है, यानी तीनों ऑप्शन सही है। तो आइए कूट इसका आप देख लेते हैं। तो 1, 2 और 3 यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए 28 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ पादप हार्मोन है और एक तरफ जो है प्रमुख शारीरिक प्रभाव है एब्सिसिक एसिड जो है रंध्रों के बंद होने और तनाव सहिष्णुता का काम करता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड रंध्रों के बंद होने और तनाव सहिष्णुता में जो है प्रभावी है। उसके बाद जिब्रेलिन दिया है। जिब्रेलिन क्या है, तो जिब्रेलिन आप ध्यान रखिएगा, अनुवांशिक बौनेपन को कम करना और बोल्टिंग। ठीक है, साइटोकाइनिन दिया हुआ है। तो साइटोकाइनिन क्या है, तो साइटोकाइनिन है आपको कोशिका विभाजन और जीर्णता में देरी। एथिलीन दिया हुआ है, एथिलीन तो फलों को पकाने और श्वसन चरमोत्कर्ष में होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से 2, 3, 4, 1। तो आइए इसका हम लोग कूट देख लेते हैं। तो 2, 3, 4, 1, तो 2, 3, 4, 1 आपका ए ऑप्शन में है, दिया हुआ है 2, 3, 4, 1। तो ए सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिकथन और उसके कारण पर विचार कीजिए। कथन आपको दिया हुआ है, कैल्शियम और बोरॉन की कमी के लक्षण सबसे पहले पौधे के शीर्षस्थ भाग और नई पत्तियों पर दिखाई देती है। तो सही उत्तर ही इसमें बताना है। ठीक है,
तो ये सही है, पहला सही है। पादप शरीर के भीतर कैल्शियम एक अत्यधिक गतिहीन तत्व है जो पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों की ओर पुनर्गठित नहीं हो पाती है। तो ये भी सही है, दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यावसायिक महत्व के पादप रेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और दिया है आपका पहला कथन दिया है, कपास बीज के बाहरी हिस्से से प्राप्त होने वाले सरफेस फाइबर है जो मुख्य रूप से सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, तो ये जो है गलत है। सन और जूट पौधों को फोलियम या बास्ट से प्राप्त होने वाला रेशा है, तो ये भी गलत है। नारियल का फल का एंड्रोकार्प भाग से प्राप्त रेशेदार घटक है, तो ये आपका सही है। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें जो है आपको सत्य बताना है, तो आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा, हमने गलती से बता दिया, माफ़ करिएगा। और तीसरा जो है इसमें गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी ही असत्य है, केवल बी ही असत्य है, यानी तीसरा ऑप्शन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है वही बताना है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। धर्मत का युद्ध 1648 दिया है, तो ये सही नहीं है। धर्मत का युद्ध हुआ था अप्रैल 1658 में, 1658 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच उत्तराधिकारी की लड़ाई के रूप में हुआ था। औरंगजेब और दारा शिकोह यानी शाहजहां के पुत्रों के बीच में हुआ था धर्मत का युद्ध। बाकी जो सही है उसको देख लीजिए। खनवा का युद्ध 1527 में हुआ था। ठीक है, बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा थे। और उसके बाद चौसा का युद्ध दिया है 1539 में हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। और उसके बाद तालीकोट का युद्ध 1565 में हुआ था। इसको राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और यह विजयनगर साम्राज्य का पतन का शुरुआती कारण था, तालीकोट का युद्ध। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। मराठा प्रशासन में सरदेश मुखी क्या था? मराठा प्रशासन में सरदेश मुखी क्या था? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुश्तैनी अधिकार के दावे पर लिए जाने वाले अतिरिक्त 10% कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित अभिकथन और उसके कारण पर विचार कीजिए। कथन ये दिया है, अकबर ने दीन-ए इलाही को एक राष्ट्रीय धर्म बनाने का प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद दिया है, अकबर साम्राज्य की राजनीतिक एकता को सामाजिक संस्कृति एकता के माध्यम से सुदृढ़ करना चाहता था। तो सुदृढ़ करना चाहता था, तो दोनों जो है क्या है, सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो आइए इसका कूट देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक का सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एकता प्रणाली के संदर्भ में जो है विचार करना है। पहला आपको दिया है, एकता भूमि का हस्तांतरणीय अधिकारी था। ठीक है, और इसमें जो है क्या बताना है, तो सही चीज़ बताना है। मुक्ता इक़्तिदार को एकता से प्राप्त राजस्व का उपयोग अपनी सेना के रख रखाव के लिए करना होता था। तो ये भी सही है। बलबन ने इक़्तिदारों पर नियंत्रण के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। तो ये भी सही है। तीनों ऑप्शन जो है इसका क्या है, तो सत्य है। तो डी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 नंबर। विजयनगर साम्राज्य में न्यायंकर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? विजयनगर साम्राज्य में न्यायंकर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सैन्य नियंत्रण और प्रशासन का विकेंद्रीकरण। ठीक है, सैन्य नियंत्रण और प्रशासन का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के धौलावीर स्थल की विशिष्ट लक्षण क्या है? हड़प्पा सभ्यता के धौलावीर स्थल के विशिष्ट लक्षण क्या है?
तो पहला दिया है नगर का तीनों भाग, 3 भागों में विभाजन, नगर का तीनों भाग में विभाजन तो सही है। विशाल जलाशय और जल संरचना संचयन प्रणाली तो ये भी सही है। स्टेडियम के प्रमाण भी मिले हैं तो तीनों सही है, आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो पहला है श्रेणी ही वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत निर्धारित करती है, तो ये सही है, श्रेणी ही वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत निर्धारित करती है। दूसरा है श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर न्यायिक अधिकार रखती है। ठीक है, न्यायिक अधिकार रखती है, तो ये भी सही है। तीसरा है राजा की श्रेणी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप होता था, तो हस्तक्षेप नहीं होता था, याद रखिएगा। आमतौर पे श्रेणी के आंतरिक मामलों में राजा का हस्तक्षेप नहीं करता था, लेकिन वह उनके नियमों का सम्मान करता था। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन जो है गलत है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल तीसरा ही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। ठीक है, एक तरफ रिकॉर्ड का लिस्ट दिया हुआ, एक तरफ रूलसी का जो है दिया हुआ है, तो एक तरफ अभिलेख है, एक तरफ शासक है। एहोल अभिलेख, अभिलेख पुलिकेशन द्वितीय हो जाएगा, पुलिकेशन द्वितीय। जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन प्रथम हो जाएगा, रुद्रदमन प्रथम। नासिक अभिलेख कौन सा हो जाएगा, नासिक अभिलेख तो गौतम पुत्र सतकर्णी हो जाएगा। और महरौली स्तंभलेख तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो है, आइए इसका कूट देख लेते हैं। तो कूट ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, कूट ए। आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अग्रहार के संबंध में प्राचीन भारत में निम्नलिखित पे जो है विचार देना है और कौन कथन सही है उसको बताना है। ठीक है, पहला है यह ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि थी। तो अग्रहार जो है ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त क्या थी, तो भूमि थी, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर दिया अग्रहार के निवासियों को स्थानीय प्रशासन में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं था, तो ये गलत है। इसे केवल राजा द्वारा ही दान किया जा सकता था, तो ये भी गलत है। ठीक है, दोनों जो है गलत है, तो इसमें सही कौन सा है, तो पहला सही है, तो केवल 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत की न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अदालत ए दीवानी और अदालत ए फौजदारी के बारे में क्या सत्य है, तो सत्य बताना है। तो वारेन हेस्टिंग ने प्रत्येक ज़िले में इन 2 अदालतों की स्थापना की थी, तो ये बिल्कुल सही है। दीवानी अदालत में मुग़ल कानूनों के स्थान पर पूर्णतः अंग्रेजी कानून लागू किए गए थे, तो ये गलत है। तो पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, केवल ए आपका सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर। अंगल मराठा संघर्ष के दौरान हुए सिंधियों के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का जो है चयन करना है। ठीक है, तो दिया है पुरंदर की संधि। ठीक है, पुरंदर की संधि कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 1776 में, ध्यान रखेंगे 1776 में। उसके बाद जो है सलाबाई की संधि दिया है, तो सलाबाई की संधि कब हुआ था, तो 1782 में, 1782 याद रखिएगा, सलाबाई की संधि 1782। देवगांव की संधि, तो देवगांव की संधि जो है आपको 1803 में हुआ था, 1803 में हुआ था। उसके बाद सुरजी अर्जुन गांव की संधि आपको हुआ था, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, भी 1803 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो है आपका 1803 आपको 2 ठो हो गया, तो ये हुआ था आपको दिसंबर 1803, और 1803 एक और है देवगांव की संधि। तो देवगांव की संधि जो है आपको 17 दिसंबर को हुआ था, और ये 30 दिसंबर को हुआ था, तो आगे पीछे होगा। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 में सूरत विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो सूरत विभाजन का मुख्य कारण आपको बताना है। तो 42 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के कार्य क्षेत्र और पद्धति को लेकर नरम पत्थियों और गर्म पत्थियों के बीच जो है मतभेद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ संस्था एवं संस्थापक आपको दिया है और कौन सा युग्म सम्मिलित है वो आपको बताना है। धर्मसभा राधाकांत देव, तो धर्मसभा राधाकांत देव दिया है तो सही है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही है। सेवा सदन बहरमाजी एवं मलबारी, ये भी सही है। यानी सभी तीनों युग्म क्या है? सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन 1942 को महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक क्यों कहा था? ठीक है, उत्तर दिनांकित चेक क्यों कहा था क्रिप्स मिशन 1942 को महात्मा गांधी ने? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसके प्रस्ताव युद्ध के बाद लागू होने थे और ब्रिटेन की हार निश्चित लग रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 45 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला दिया है आपको, ठीक है, कौन सा युग्म में सही सम्मिलित है उसको बताना है। पहला है बलिया, बलिया में जो है चीतू पांडे थे, तो ये बिल्कुल सही है, बलिया चीतू पांडे। उसके बाद तामलुक जातीय सरकार थी, तो तामलुक में जातीय सरकार थी। सतारा जो है प्रति सरकार थी, तो सभी तीनों युग्म क्या है? तो सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत प्रस्तावित समूहन में बंगाल और असम को किस समूह में रखा गया था? बंगाल और असम को किस समूह में रखा गया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समूह सी में रखा गया था। ब्रिटिश काल में बटलर समिति 1927 के मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश काल में बटलर समिति, और बटलर समिति 1927 याद रखिएगा। तो 47 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंध में सुधार करना था। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये कराची अधिवेशन 1831 में पारित किया गया था। कराची अधिवेशन 1831 में पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा। और उस समय जो है इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। वुड डिस्पैच 1854 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कौन सही है वो बताना है। तो इसने प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया, तो इसने प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया, वुड डिस्पैच, तो बिल्कुल सही है। इसने उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाने का सुझाव दिया, तो ये भी सही है, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाने का सुझाव दिया था। इसने महिला शिक्षा और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दिया था, तो ये भी तीनों सही है ऑप्शन। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ और किसके नेतृत्व में हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ और किसके नेतृत्व में हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को, लाला हरदयाल दिया है, तो यही सही हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को और लाला हरदयाल के समय में हुई थी, और इसका स्थापना याद रखिएगा 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1913 गदर पार्टी का स्थापना, ठीक है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक है, और लाला हरदयाल इसके जो है मुख्य रणनीतिकार थे और सचिव भी थे यही लाला हरदयाल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 नंबर प्रश्न। राज्य के राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में विचार करें। तो राज्यपाल के शक्तियों के बारे में बताना है और कौन सा कथन सही है, सही कथन को बताना है। तो वे राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत और सत्रवासन कर सकते थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, वे राज्यसभा के सत्र को आहूत और सत्रवासन कर सकते थे।
दूसरा ऑप्शन है राज्य विधान परिषद की कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है वे पंचायतों की वित्तीय स्थिति को हर 6 वर्ष के बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करते थे, तो ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका गलत है आपको, तो पहला और दूसरा ही सही है। तो आइए ऑप्शन के हिसाब से पहला और दूसरा यानी ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। अनुच्छेद 371 ए के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो नागालैंड को विशेष दर्जा प्राप्त है। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 371 ए के तहत जो है 371 ए याद रखिएगा, नागालैंड को विशेष दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53 नंबर। दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का निर्माण कौन करता है? दल बदल विरोधी कानून के तहत, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सदन का अध्यक्ष एवं सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में विचार करें। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में विचार करना है और कौन सा सही कथन है उसको बताना है। पहला है इसकी स्थापना के संस्थानम समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो बिल्कुल सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के संस्थानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। दूसरा ऑप्शन है यह एक संवैधानिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय है, तो ये गलत है। ठीक है, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह मूल रूप से यह केवल एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था। बाद में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के माध्यम से जो है इसे संवैधानिक दर्जा बाद में प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक सीमित समिति की सिफारिश पर की जाती है, तो तीसरा ऑप्शन क्या है? सही है, यानी 1 और 3 सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राज्य परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? अंतर्राज्य परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी करके, राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी करके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 56 नंबर। निम्नलिखित अभिकथनों और उसके कारणों पर विचार कीजिए। कथन है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा सुरक्षित किया गया है, तो 56 का ये आपका ये सही है। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित होती है और संसद इस पर मतदान नहीं कर सकते हैं, तो ये भी सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है। तो आइए इसका कूट देख लेते हैं। तो कूट जो है आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। 57 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समितियां चुनाव सुधार से संबंधित है? चुनाव सुधार से कौन सी समितियां जो है संबंधित है? सही कूट को चुने, तो दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में, ध्यान रखेंगे 1990 में चुनावी सुधारों पर व्यापक सिफारिश देने के लिए जो है बनाई गई थी। चुनावी सुधारों पर व्यापक सिफारिश देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति बनाई गई थी। नेक्स्ट है इंद्रजीत गुप्त समिति। इंद्रजीत गुप्त समिति, तो ये 1998 में याद रखिएगा। उसके बाद संस्थानम समिति आपको बनाया गया था आपको 1962 में। ठीक है, उसके बाद संस्थानम समिति हो गया। उसके बाद तारकुंडे समिति दिया है। तारकुंडे समिति आपको 1974 में तारकुंडे समिति। ठीक है, और मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का जो है सिफारिश कौन किया था? तो तारकुंडे समिति ने किया था। तो ऑप्शन के हिसाब से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 4 ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विधान परिषद की सृजन और या उत्पादन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन बताना है। पहला दिया है इसके लिए संसद के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होती है, तो ये गलत है। ठीक है, विधान परिषद की सृजन या उत्पादन के लिए अनुच्छेद जो है याद रखिएगा 368 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपको 369
369 हो जाएगा। 369 के तहत संबंधित राज्यों की विधानसभा की विशेष बहुमत यानी कुल सदस्य संख्या बहुमत प्लस उपस्थिति और मतदान करने वाले का 2/3 से जो है प्रस्ताव पारित करना होता है और संसद साधारण बहुमत से पारित कर कानून बनाती है। तो ये गलत हो गया। दूसरा है संबंधित राज्य की विधानसभा को विशेष बहुमत से एक संकल्प पारित करना होता है, तो ये बिल्कुल सही है। संसद यदि साधारण बहुमत से पारित कर सकता है तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 58 का 2 और 3 ऑप्शन सही है सिर्फ, तो 2 और 3 बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 59 नंबर। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो बी हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। याद रखिएगा अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 60 नंबर। भारतीय संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियों के बारे में बताया है कि भारतीय संघ व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है? तो कनाडा के संविधान से ली गई है और संसद में निहित है, तो ये बिल्कुल सही है। कनाडा के संविधान से ली गई और संसद में निहित है और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और एक तरफ संगठन दिया हुआ और एक तरफ मुख्यालय दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा एक तरफ क्या दिया है? संगठन और एक तरफ मुख्यालय। तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का जो है आपका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा 1995 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एशियाई विकास बैंक दिया है का मुख्यालय कहाँ पे है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में दिया है, फिलीपींस हो जाएगा। तो फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो मनीला। तो मनीला के पास स्थित मांडुलुंग में है, मांडुलुंग। तो मांडुलुंग भी नहीं दिया है। जिनेवा, शंघाई, बीजिंग और वाशिंगटन DC दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाला एशियाई विकास बैंक की स्थापना मुख्यालय जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला के पास स्थित मांडुलुंग में है। ठीक है। तीसरा देखते हैं, तो दूसरा को पहले छोड़ते हैं, तीसरा देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है शंघाई में है, शंघाई हो जाएगा इसका। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय आपको जो है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में है। ठीक है, तो ये बीजिंग दिया है, तो ये गलत दिया है। ठीक है, याद रखिएगा फिलीपींस की राजधानी मनीला के पास स्थित है, फिलीपींस की राजधानी मनीला के पास स्थित है। तो क्या इसमें बताना था, सत्य बताना था क्या? थोड़ा सा 1 मिनट विचार कीजिए। और सही सम्मिलित है, तो सही सम्मिलित इसमें बताना था, सही सम्मिलित इसमें बताना था, सॉरी। तो सही सम्मिलित जो है आपको 1 और 4 ही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ऐसे मैं बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को, तो याद रखिएगा 1 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं थोक मूल्य सूचकांक के बारे में कौन सा कथन गलत है? थोक मूल्य सूचकांक के बारे में जो है कौन सा कथन गलत है? तो 62 का C ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ये कथन आपको गलत है। बाकी जो है सही देख लीजिए। इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता, इसका आधार वर्ष 2011-12 है। इसमें विनिर्मित उत्पादों को भारांश सबसे अधिक है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता जाल की स्थिति तब होती है जब, तो C ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्याज दरें इतना कम हो जाती है कि मौद्रिक नीति प्रभावी नहीं रह जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। भुगतान संतुलन के चालू खाते में क्या शामिल होते हैं? चालू खाते में क्या शामिल होते हैं? तो B ऑप्शन सही हो जाएगा, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंजल टैक्स निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? एंजल टैक्स निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? तो B ऑप्शन सही हो जाएगा, अनलिस्टेड कंपनियों द्वारा फेयर मार्केट वैल्यू से अधिक प्राप्त निवेश पर लगाया जाता है। नेक्स्ट
66 नंबर क्वेश्चन, भारत के लॉरेंज वक्र का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? लॉरेंज वक्र का मापन किसके लिए किया जाता है? तो बी हो जाएगा आपको, आय की असमानता मापन के लिए जो है लॉरेंज वक्र का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा कितना निर्धारित किया गया है? तो केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा जो है आपको 41% निर्धारित किया गया है, 41%। नेक्स्ट देखते हैं, एमएसपी के संदर्भ में क्या सत्य है? एमएसपी के संदर्भ में जो है क्या सत्य है आपको बताना है, तो बी सही हो जाएगा। यह बैंकों को अपनी आकस्मिक तरलता की कमी को पूरा करने के लिए दी जाने वाली एक सुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 69 नंबर क्वेश्चन। तो 69 नंबर ये प्रश्न आपका है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ विद्रोह दिया हुआ है और एक तरफ नेतृत्व करने वाला स्थान दिया हुआ है, ठीक है। तो लोटा विद्रोह जो है मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था, लोटा विद्रोह, ठीक है, और 1856 में, याद रखिएगा। नंगी हड़ताल जो है आपका 1930 में हुआ था छपरा जिला में, नंगी हड़ताल छपरा जिला में। सारण में समांतर सरकार, ठीक है, तो ये आपका जगलाल चौधरी के द्वारा हुआ था, सारण में समांतर सरकार जगलाल चौधरी के द्वारा। उसके बाद खरवार आंदोलन भागीरथी माझी, तो 2314 हो जाएगा, 2314। तो आइए ऑप्शन के हिसाब से 2314 ये ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 70 नंबर, निम्न में से 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में छापामार युद्ध का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? तो छापामार युद्ध का नेतृत्व मुख्य रूप से जो है आपको कौन किया था? तो वीर कुंवर सिंह के भाई थे, छोटे भाई अमर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन बिहार के संदर्भ में अष्टपद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अष्टपद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बी ऑप्शन सही है, शतरंज के खेल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर, बिहार के भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इस युग में सही सम्मिलित है, तो धरवाड़ चट्टानें दक्षिण पूर्व बिहार मुंगेर और जमुई में है, बिल्कुल सही है। विंध्यन चट्टानें दक्षिण पश्चिम बिहार कैमूर और रोहतास में है, तो ये भी सही है। और टर्सियर चट्टानें उत्तर और पश्चिम बिहार पश्चिम चंपारण में है, तो ये भी सही है, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर, सामेश्वर की पहाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है आपको असत्य है, ठीक है। दिया है यह मुख्य रूप से अग्नेय चट्टान से बनी है, तो सामेश्वर की पहाड़ी मुख्य रूप से जो है परतदार अवसादी चट्टानें से बनी है, ठीक है। तो अग्नि चट्टानें नहीं होगा, ये चट्टानें बालू पत्थर और कंकड़ पत्थर के जमाव से बना है, ध्यान रखिएगा, यानी परतदार अवसाद चट्टानें हैं। बाकी जो सही है देख लीजिए, यह बिहार के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, सामेश्वर श्रेणी जो है बिहार के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। और हिमालय पर्वत का जो है हिमालय के शिवालिका श्रेणी का ध्यान रखिए, हिमालय की शिवालिका श्रेणी के साथ जो है तृतीय कल्प में हुआ था। इसका निर्माण शिवालिका हिमालय के साथ हुआ था, तो बिल्कुल सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई लगभग 874 मीटर है, 874 मीटर है, ध्यान रखेंगे, सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर, बिहार की प्रमुख नहरों और उनसे लाभान्वित जिलों को मिलान करना है। एक तरफ नहर दिया है, एक तरफ जिला दिया है, तो त्रिवेणी नहर क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण में। सोन नहर कहाँ हो जाएगा? औरंगाबाद और गया जिला में। राजपुर नहर
तो राजपुर नहर जो है आपको सहरसा और मधेपुरा में, सहरसा और मधेपुरा में। सकरी नहर मुंगेर और लखीसराय हो जाएगा, मुंगेर और लखीसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। निम्नलिखित मुद्राओं में से कौन सी बिहार की सबसे अधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है, सब क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, खादर यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, खादर को क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी, और बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है खादर। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है गलत है? एक तरफ तेल शोधक कारखाना दिया है, तेल शोधक कारखाना बरौनी बिल्कुल सही है। रेशम उद्योग भागलपुर, ये भी सही है। जूट उद्योग पूर्णिया, ये भी सही है। बंदूक कारखाना बक्सर, तो ये गलत है। ठीक है, बंदूक कारखाना कहाँ है? तो मुंगेर में है, याद रखिएगा, मुंगेर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल जीवन हरियाली अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और कौन सा सत्य है उसको बताना है। तो पहला दिया है, इसे 2 अक्टूबर 2018 में शुरू किया गया था, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, जल अभियान औपचारिक रूप से शुरुआत कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 2019 में जो है इसका शुरुआत किया गया था, 2019 में। और महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पे इसका शुरुआत किया गया था, महात्मा गांधी की 125वीं जयंती में। तो 2019 हो जाएगा यहाँ पे, 2019। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के लिए है, तो ये गलत है। ठीक है, इसमें 13 अवयवों को शामिल किया गया है। तो दूसरा एक बार और हम लोग देखते हैं, दूसरा फिर से। तो दूसरा आपका जो है, इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण है, तो ये आपका सही है, ये गलत है, ये 2019 हो जाएगा। 2019 महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पे जो है ये मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है तीसरा भी जो है, इसमें 13 अवयवों को शामिल किया गया था। तो इसमें 13 अवयवों को शामिल नहीं किया गया था, इसमें 11 अवयवों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सत्य कथन ही बताना था, तो पहला और तीसरा सत्य है, तो पहला और तीसरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार कृषि रोड मैप 4 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार कृषि रोड मैप 4 का मुख्य उद्देश्य क्या है बताना है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा, दलहन तिलहन और जलवायु अनुकूल खेती। दलहन तिलहन और जलवायु अनुकूल खेती है। ठीक है, और बिहार कृषि रोड मैप 4 2023 से 2028 तक के लिए प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। बिहार के प्रमुख मेलों का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट सही चुने। तो मेलों का मिलान करना है। सोनपुर मेला, सोनपुर मेला कहाँ है? तो सारण हरिहर क्षेत्र में है, बिल्कुल सही है। मांदर मेला, मांदर मेला जो है आपको बांका में है, बांका में है। उसके बाद सौराठा मेला, सौराठा मेला कहाँ है? तो मधुबनी में होता है। और पितृपक्ष मेला गया जी में। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन जो है आमने सामने सही है। तो आइए कूट भी हम लोग का आमने सामने वाला जो है वो सही, 1 2 3 4 यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो, ध्यान रखिएगा, फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फ्यूगो ज्वालामुखी जो है कहाँ स्थित है? तो आपको ग्वाटेमाला में स्थित है, ग्वाटेमाला, ठीक है, में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82 नंबर। निम्न में से किसने फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हैं? तो ये ली हैं आपको नेमचा मेरीवा। ठीक है, नेमचा मेरीवा जो है मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 83 नंबर। बिहार सरकार के ग्रीन बजट के तहत किस मिशन को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जा रही है? तो ये ऑप्शन से हो जाएगा, जल जीवन हरियाली मिशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। बिहार सरकार द्वारा मिशन दक्ष 2.0
का लक्ष्य मुख्य रूप से किस कक्षा के छात्रों को शैक्षणिक स्तर में सुधार करना है? तो 84 का आपका आंसर हो जाएगा ये कक्षा 3 से 8, कक्षा 3 से 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा झोड़िया समुदाय किस राज्य से संबंधित है जिसे अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? तो झोड़िया समुदाय, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। हाल ही में बुजुर्गों के लिए समर्पित एल्डरली बजट की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो एल्डरली बजट की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो एक केरल बन गया है। नेक्स्ट है हाल ही में वर्ष 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाली भारतीय शिक्षिका कलाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रूबल नागी है, रूबल नागी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति ओलेग कोनोन्को का संबंध किस देश से है? तो ओलेग कोनोन्को का संबंध पूछा है किस देश से है 1000 दिन पूरा करने वाले, तो इनका संबंध रूस से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी बॉक्स पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन आपको जो है गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो यही आपका जो है कथन आपका गलत है, बाकी जो है सही है, उसको देख लेते हैं। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिनियम को विभिन्न प्रावधानों के बेहतर कार्यान्वयन में मदद करने के लिए डिजाइन की गई यह एक ऑनलाइन प्रणाली है। यह यौन उत्पीड़ित से संबंधित शिकायतों को निगरानी करने में मदद करता है, तो सी बॉक्स को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्सव का उद्घाटन किया था। किसका? तो ध्यान रखिएगा, समरोत्सव उत्सव का उद्घाटन किया था। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समरोत्सव उत्सव का उद्घाटन किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 91 नंबर। वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसे मिली है? तो भारत को मिली है। 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को मिली है। और 2025 में कहाँ पे हुआ था? तो ब्राज़ील को मिला था, ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2025 का थीम क्या है विविधता दिवस का? तो ये ऑप्शन से हो जाएगा प्राकृतिक के साथ सामंजस्य और सतत विकास, प्राकृतिक के साथ सामंजस्य और सतत विकास। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को जो है मिलान करना है। एक तरफ त्यौहार दिया है और एक तरफ जो है राज्य दिया है। तो गान नगई मणिपुर में, फ्लेमिंग महोत्सव तमिलनाडु में, फ्लेमिंग महोत्सव जो है आपको आंध्र प्रदेश में होगा इसका, ठीक है। तो गान नगई मणिपुर में, फ्लेमिंग महोत्सव आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद जो है जलीकुट्टू महोत्सव, तो ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु में। और आपको मक्कर विलक्कू महोत्सव तो कहाँ पे? तो ये केरल में, सही है। तो 1 3 2 4 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार ने किस साल तक राज्यों में ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म करने का टारगेट रखा है बिहार सरकार ने? तो ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म करने का जो है सी ऑप्शन से हो जाएगा 2026 तक, ठीक है। सॉरी, इसका 2025 तक होगा। ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म करने का लक्ष्य जो है 2025 तक रखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
96 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग में जो है सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हैं, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह हैं। ठीक है, और उसके बाद गृह सचिव दिया है अजय कुमार भल्ला, तो ये अजय कुमार भल्ला नहीं होगा। गृह सचिव कौन है, तो गोविंद मोहन है, गोविंद मोहन याद रखिएगा। राजस्व सचिव कौन है, तो अरविंद श्रीवास्तव हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी। तो भारत की रैंकिंग जो है आपको 118वां थी। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 118वां याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है लॉन टेनिस 2025 और विजेता के बारे में यहाँ पे जो है मिलान करना है। तो ऑस्ट्रेलियन पुरुष एकल के विजेता कौन है, तो जैनिक सिनर हैं, जैनिक सिनर जो इटली के हैं। और उप विजेता कौन है, तो अलेक्जेंडर जिवेरेवे हैं जर्मनी के, ये भी याद रखिएगा। फ्रेंच पुरुष एकल दिया है, फ्रेंच पुरुष एकल, तो फ्रेंच पुरुष एकल का विजेता जो है कार्लोस अल्कराज हैं। विंबलडन महिला एकल का जैनिक हो जाएगा, जैनिक सिनर। विंबलडन महिला एकल, तो ये हो जाएगा आपको ईगा स्विटेक हो जाएगा, ईगा स्विटेक सॉरी। यूएसए ओपन महिला एकल, यूएसए ओपन एकल महिला, तो ये हो जाएगा आर्यन सबालेंका। तो आमने सामने सही है, आमने सामने सही है, तो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 1 2 3 4 यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन का चयन करें और कोड की सहायता से सही उत्तर दें। तो सत्य कथन का चुनना है, तो 99 का देखते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम परिवर्तित करके सेवा तीर्थ कर दिया गया है, तो ये तो बिल्कुल सही है। राजभवन का नाम परिवर्तित करके कर्तव्य भवन कर दिया गया है, तो ये गलत है। ठीक है, राज्य भवन का परिवर्तित नाम करके क्या कर दिया गया है, तो लोक भवन कर दिया गया है, याद रखिएगा, लोक भवन। उसके बाद केंद्रीय सचिवालय का नाम परिवर्तित करके जो है लोक भवन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से 2 और 3 गलत है, 2 और 3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर और लास्ट सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, और किसके संदर्भ में पूछा है, तो बिहार विधानसभा चुनाव के संबंध में पूछा है। बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव के संबंध में पूछा है, तो इसका ज़रूर आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करिएगा, क्योंकि ये चीज़ तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।